हेलो फ्रेंड्स, आज के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 9th का। आज जो है क्लास 10th का 5वां चैप्टर जो कि बायोलॉजी का चैप्टर दिया हुआ है उसको आज देखने का काम करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी बुक है, जानते हैं कि विज्ञान का निचोड़ जो एस.के. झा सर जी है पटना वाले, उसी के बुक को हम लोग जो है देख रहे हैं। अब देखिए आगे जो है यहाँ पर देखिए 5वां नंबर चैप्टर दिया हुआ है आपका। क्या है चैप्टर का नाम? द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई किसके बारे में जानेंगे? कोशिका के बारे में जानते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका जानते हैं हम लोग का शरीर जो है किससे मिलकर बना है? कोशिका से। आप लोग सब पढ़ चुके हैं, क्लास 9th का ही चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 5 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कोशिका के बारे में, याद रखना है। कोशिका जो है जीवन की मौलिक एवं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है। जीवन की पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जीवन की मौलिक या क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो याद रखना है कोशिका है। क्या है? यानी कि हम लोग का शरीर जो है ना किससे मिलकर बना है? कोशिका से। यानी कि कोई भी चीज़ का जीव, जैसे जो भी जीव है वो किससे बना है? कोशिका से, याद रखना है। जैसे कि जानते हैं कोशिका जो है का सर्वप्रथम खोज जो है, याद रखना है, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। पूछेगा कब किया था? 1665 में। याद रखना है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, जो मृत कोशिका का खोज किया था। कौन सा कोशिका? पूछेगा मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। तो कौन सा कोशिका? मृत कोशिका, याद रखना है। अगला 1674 ईस्वी में लिवेन हॉक ने, किसने? लिवेन हॉक ने कहता है कि शैवाल से जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, याद रखना है। जीवित कोशिका का खोज पूछेगा कब किया गया था, तो याद रखना आप लोग को कि इसमें जो है 1674 में किया था। किसने किया था? याद रखना है, लिवेन हॉक ने किया था। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए अगला कहता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। देखिए अभी इसमें ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव, सॉरी, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से है। देखिए क्या कहता है, 1874 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है। कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है, जिसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? याद रखना है 1831 में। 1831 में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए अगला, पुरकेंजे, यहाँ पर लिखा हुआ पुरकेंजे ने जीव द्रव का खोज किया था। याद रखना, पुरकेंजे ने किसका खोज किया? जीव द्रव, यानी कि कोशिका, इस तरह से कोशिका है, इसके बीच में केंद्रक है, यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ रहता है इसी को कहते हैं कोशिका के बीच, और केंद्रक के बीच जो द्रव होता है उसी को क्या कहते हैं? जीव द्रव। इस तरह से क्या होता है? जीव द्रव। तो यहाँ रखना है जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकुंजे ने, याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है, एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका ही अपने आप में संपूर्ण जीव होता है। याद रखना, एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें जो कोशिका जो होता है वही क्या होता है? संपूर्ण जीव होता है। जैसे अमीबा, अमीबा नाम सुने हैं? अमीबा और क्लेमाइडोमोनस और पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब जो है पूछेगा क्या कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, उसी के द्वारा सब चीज़ होता है। प्रत्येक बहुकोशिकीय, अब कहता है बहुकोशिकीय जीव का निर्माण एक कोशिका से ही हुआ है। याद रखना है, जितना भी बहुकोशिकीय जीव है उसका निर्माण किससे हुआ है? एक कोशिका से ही हुआ है। अगला कहता है आवर्धक लेंस के खोज के बाद, यानी आवर्धक लेंस का जब खोज हुआ, ठीक है, बड़ा लेंस, तो उसके बाद कहता है माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था, जिससे जीव विज्ञान की खोज में क्रांति आई। यानी कि कोशिका जो है उसके बारे में जो है खोज जो है, यहाँ पर माइक्रोस्कोप का खोज जब हुआ उसके बाद ही आगे जो है सूक्ष्मदर्शी का जब खोज हुआ, तब जो है कोशिका के अंदर जो है बहुत सारा सूक्ष्मतम पार्ट है उसके बारे में यहाँ पर जानने को मिला। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कहता है थ्योरी, अच्छे से देखिएगा क्या कहता है। कोशिका सिद्धांत, अब क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था? एम स्लीडन ने 1838 में। याद रखना, एम स्लीडन ने कोशिका सिद्धांत, सॉरी यहाँ पर जो है स्लाइडन है, स्लीडन लिख दिया है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए स्लाइडन। क्या होना चाहिए? स्लाइडन ने दिया था और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत। पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन ने 1838 में, 1839 में किसने दिया था? स्वान ने। याद रखना है। इसके अनुसार सभी जीव मूलभूत इकाई कोशिका है। याद रखना, कोशिका सिद्धांत जो दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने, उसने बता दिया था कि यहाँ पर जो है कोशिका जो है
उसकी जो है मूलभूत इकाई यहाँ पर क्या है, जीव का मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का विस्तृत व्याकरण विरचो ने दिया था। याद रखना, कोशिका सिद्धांत का जो विस्तृत व्याख्या जो किया था विरचो ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। कोशिका का संगठन, कोशिका केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है किससे, अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली, पहला क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा झिल्ली इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली का ही दूसरा नाम है कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कहिए या कोशिका झिल्ली कहिए, एक ही बात हुआ। यह कहता है यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। याद रखना है, कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। याद रखना, यह कोशिका को बाह्य पर्यावरण से अलग करता है, यानी कि कोशिका का जो है बाहरी पर्यावरण से एक तरह से अलग करने का काम करता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली यानी बचाने का काम। यह केवल जरूरी पदार्थों को ही अंदर या बाहर आने जाने देता है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है एक तरह से आर पार जो है यहाँ पर जो है झिल्ली है, यानी पारगम मतलब हुआ कौन सी, कोई भी चीज़ आर पार चले जाना चले आना, तो उसी को कहते हैं अर्ध पारगम। और यहाँ तक पारगम झिल्ली है, अर्ध पारगम नहीं, पारगम झिल्ली यानी आर पार पूरा तरह से चले जाता है। ऐसे गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि से होता है। याद रखना है, पूछेगा गैसों का आदान प्रदान जो है यहाँ पर किसके द्वारा होता है, यहाँ पर याद रखना है विसरण विधि से। किसके द्वारा, विसरण विधि। एवं द्रव का आदान प्रदान परासरण विधि से। याद रखना है कि गैसों का आदान प्रदान ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा, और द्रव का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा। ठीक है, परासरण विधि के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। अगला कहता है कोशिका के अंदर की सांद्रता। ठीक है, इस तरह से सांद्रता बता सकते हैं। कहता है देखिए कोशिका के बाहर का सांद्रता ए है, अंदर की ए और बाहर की बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए अधिक होता है बी से, तब क्या होता है, अल्प परासरण कहलाता है, और कोशिका का आकार फूल जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर कहता है ए छोटा हो जाए बी बड़ा हो जाए तो अति परासरण कहते हैं, इसी को सिकुड़ना कहते हैं। ठीक है, और जब दोनों बराबर हो तो क्या कहते हैं, सम परासरण कहते हैं, अपरिवर्तित आकार का होता है। ठीक है, इस तरह से देख लिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, कोशिका झिल्ली, किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली। वही झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ पर ही पूछता है यार एक बार, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। याद रखना, अमीबा अपना भोजन कोशिका झिल्ली से इंडोसाइटोसिस विधि द्वारा ग्रहण करता है। याद रखना, अमीबा जो अपना भोजन जो है इंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा क्या करता है, अलग करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लिया, अब कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कोशिका भित्ति। अगला क्या है, कोशिका भित्ति। यह जीवाणु कवक एवं पादप के सबसे बाहरी परत को निर्जीव होता है। याद रखना है, कोशिका भित्ति जो है निर्जीव हुआ, यानी जीवाणु में, कवक में, पादप के सबसे बाहरी परत, और पादप यानी पेड़ पौधा के जो छाल होता है वो क्या होता है, निर्जीव होता है। याद रखना, यह कोशिका का संरचनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, संरचना में मदद करता है। जीवाणु के सबसे कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। याद रखना, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। याद रखना, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, कवक की क्या आता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इस तरह से देख चुके होंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है, जब किसी पादप में परासरण द्वारा पानी की हानि होता है तो कोशिका सहित आंतरिक भाग संकुचित हो जाता है, जिसे जीव द्रव कुंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख चुके हैं। अगला कहता है केवल जीव कोशिका में ही परासरण द्वारा जल का अवशोषण होता है। याद रखना, केवल जो है जीवित कोशिका में जो है परासरण द्वारा जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, ना कि मृत कोशिका में। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है आगे, यह पादप को बाह्य वातावरण से बचाता है। याद रखना, पेड़ पौधा जो है उसको बाहरी वातावरण से क्या करता है, बचाने का काम करता है, यानी सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए क्या कहता है, एक लाइन और दिया है, कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखना, ठीक है।
अब जो है केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है आज इतना ही रहने देते हैं शायद, या फिर केंद्रक के बारे में बता ही देते हैं। देखिए क्या कहता है केंद्रक। केंद्रक को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहता है? न्यूक्लियस। केंद्रक को देखने के लिए कोशिका को आयोडीन, विलियन, सेफ्रेलिन या मिथाइल ब्लू का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। केंद्रक को देखने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत का अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होता है, याद रखना। केंद्रक में पूछेगा क्या होता है? क्रोमोसोम। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ता है, याद रखना है। क्रोमोसोम मिलकर डीएनए, फिर डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा केंद्रक में क्या पाया जाता है? कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है, याद रखना। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका होता है। ठीक है, अगला राइबोसोम का निर्माण होता है, और केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका हुआ और उसी में यहाँ पर राइबोसोम का निर्माण करता है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कोशिका का नियंत्रक कक्ष मस्तिष्क कहते हैं, याद रखें। कोशिका का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक क्रोमेटिन की उपस्थिति के कारण आनुवंशिक गुण का नियंत्रण करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के स्पष्ट देखने को केंद्रकाय कहते हैं, याद रखना है। अब जो है कोशिका जानते हैं मिलकर क्या बनाता है? कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर पूरा शरीर। उसी तरह से यहाँ पर कोशिका द्रव है और केंद्रक द्रव है, दोनों मिल करके क्या बनाएगा? जीव द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर जीव द्रव बनाएगा। ठीक है, संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के। कोशिका कितना प्रकार का? दो प्रकार के। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। याद रखना आप लोग को, इसके बारे में बताएंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक है, इसका फिगर देख सकते हैं, इसी तरह से दिया हुआ है। आज जो है इतना ही रहने देते हैं, कुछ काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।